त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कोई भी ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो, क्या बोले कि वैसी ज्यामितीय आकृति या बंद आकृति जो तीन भुजा से बनी हो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बने बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ज्यामितीय आकृति होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए और तीन भुजा से बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। यानी त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं के से बना हुआ एक बंद ज्यामितीय आकृति होती है। इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें भुजा तो तीन है लेकिन ये बंद नहीं है, यहाँ पे ये ओपन है, इसलिए हम लोग इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसको त्रिभुज कहेंगे क्योंकि ये बंद है। हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे तो त्रिभुज का जो सिंबल होता है, त्रिभुज का जो सिंबल होगा वो छोटी सी इस तरह से आकृति में हम लोग त्रिभुज को दर्शाएंगे। आगे जब भी त्रिभुज लिखेंगे हम लोग तो इस तरह से लिखेंगे, या इस तरह से जब भी लिखा हुआ मिले छोटा सा सिंबल इसी तरह का त्रिभुज का, उसे हम लोग त्रिभुज समझेंगे। यानी त्रिभुज का ही सिंबल है ये मैथमेटिक्स में। तो त्रिभुज में और क्या क्या है आगे हम लोग जानेंगे। त्रिभुज के कौन कौन सा भाग होता है। त्रिभुज के भाग क्या क्या हैं यहाँ पर देखिए। ये एक भाग हो गया भुजा, शीर्ष और कोण। यानी त्रिभुज के तीन भाग हैं। पहला क्या है? शीर्ष है, इसकी संख्या 3 है। कोण है, इसकी भी संख्या 3 है। और भुजा, ये इसकी भी संख्या 3 है। यानी दो भुजा जहाँ पर मिल रही है उसे हम लोग शीर्ष कहेंगे। दो भुजाएं जहाँ जहाँ मिल रही है उस बिंदु को शीर्ष कहेंगे, और दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी उसे कोण कहेंगे। और ये जो भुजा है तीनों ओर से जिस लंबाई से घिरा हुआ है उस तीनों लंबाई को अलग अलग हम लोग भुजा कहते हैं। तो त्रिभुज के भाग मुख्य रूप से शीर्ष, कोण और भुजा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार में चलते हैं। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, तो पहला होगा भुजा के आधार में, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पहला होगा विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा में होगा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि समद्विबाहु, यानी सम बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। दो भुजा बराबर, दो भुजाएं बराबर माप की हो।
दो भुजाएं बराबर माप की हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको हम लोग आइसोस्केलन भी कहते हैं या आइसोसेल्स भी कहते हैं। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर माप की, सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं बराबर माप की हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भुजा के आधार पर तीन हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा किसी भी माप की हो सकती है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर एक नोट हम लोग लिखेंगे, जब भी भुजा के आधार पर त्रिभुज हम लोग को बनाने बोले, उसकी रचना करने बोले, तो हम लोग कब रचना कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक नियम है। तो पहला नियम है यानी कोई भी माप दिया हुआ है, मान लेते 4, 6, 8, बोलेगा इसका आप त्रिभुज बना करके दिखाइए। रचना में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी रचना कीजिए, या इस नाप की एक त्रिभुज हो सकता है क्या नहीं, 4, 6, 8 इस लंबाई की हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं क्या नहीं। तो पहला नियम है कि दो भुजाओं का योग फल हमेशा तीसरी भुजा के लंबाई से अधिक होनी चाहिए। दो भुजाओं का योग फल या योग हमेशा तीसरी भुजा का जो लंबाई है उससे अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई एक त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं ए बी सी, इसके सामने की ए शीर्ष के सामने की भुजा को हम लोग छोटी ए से लिखते हैं, बी शीर्ष के सामने की भुजा को छोटी बी से लिखते हैं, और सी शीर्ष के सामने की भुजा को हम लोग छोटी सी से लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से हमेशा। ए प्लस सी हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, और बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए हमेशा ए से। तभी हम लोग ये त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या था, 4, 6, 8। प्रश्न पूछेगा कि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 4, 6, 8 है, तो क्या इस लंबाई के त्रिभुज बनाना संभव है? तो हम लोग चेक करेंगे। ये ए बी सी अगर हम लोग चेक करना चाहें तो ए प्लस बी 4 प्लस 6 क्या सी से बड़ा है, 8 से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है। फिर ए प्लस सी 4 प्लस 8 क्या ये 6 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अब तीसरा बी प्लस सी 6 प्लस 8 क्या ये 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। दैट मीन्स इस लंबाई का जो त्रिभुज है 4, 6, 8 का हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं, या इस लंबाई का त्रिभुज एग्जिस्ट करता है। चलिए अब अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहला प्रकार भुजा के आधार पर हम लोग देखे। अब हम लोग कोण के आधार पर देखेंगे। कोण के आधार पर हम लोग कोण के आधार पर देखेंगे। तो पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम तीनों को लिख लेते हैं। पहले 3 होता है, कोण के आधार पे 3 होता है। यहाँ भी भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का था, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होगा। ये है दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज
एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि कब किसको किस त्रिभुज के नाम से जानेंगे। तो न्यून कोण, हम लोग कोण के प्रकार के बारे में भी जानते हैं कि 0 और 90 डिग्री के बीच रहे तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। कोई भी कोण है उसका वैल्यू अगर 0 और 90 डिग्री के बीच होता है इसको न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो होता है उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। समकोण को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल से दर्शाया जाता है। और जनरल कोण जो होता है उसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये न्यून कोण हो गया और अधिक कोण हो गया इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा होगा ये 90 डिग्री से। और जो 180 डिग्री होता है उसे हम लोग ऋजु कोण बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीधा एक लाइन पे होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट था, दोनों किरण इधर से दोनों तरफ निकली तो ये कोण 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग कोण भी आप समझ लीजिए, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और ऋजु कोण, सरल कोण किसको कहा जाता है। न्यून कोण हो जाएगा कि तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, मतलब बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 नहीं, 89। और अधिक कोण में हो गया एटलीस्ट 1 एंगल होना चाहिए बिटवीन 90 टू 180, मतलब कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। और समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। तो भुजा और कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज के प्रकार को पढ़े। एक अगला टॉपिक है त्रिभुज से ही संबंधित है कि त्रिभुज के विभिन्न बिंदु, त्रिभुज में कौन कौन सा बिंदु मिलता है उसके अंदर बाहर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो इसका होगा वो होगा अंतःकेंद्र, दूसरा होता है परिकेंद्र, और तीसरा और चौथा भी है, ये है शीर्षलंब, इसका हम लोग लंब केंद्र एक्चुअली बोलते हैं, लंब केंद्र। और एक होता है माध्यिका, यानी 4 बिंदु मुख्य रूप से त्रिभुज में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अंतःकेंद्र के बारे में जानेंगे। अभी हम इसको तीनों को मिटा देते हैं, अभी अंतःकेंद्र के बारे में जानेंगे। कोई एक त्रिभुज है ABC, इसमें 3 कोण होगा, हम लोग अभी पढ़े हैं। तो अंतःकेंद्र किसे कहेंगे? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक बोले तो कोण को बराबर भाग में बांटने वाला जो लाइन होगा उसको समद्विभाजक बोलेंगे। दोनों कोण, तीनों कोण को बराबर भाग में, यानी इसको बराबर भाग में बांटा ये लाइन, सी को ये लाइन बराबर भाग में बांटा, ए को ये लाइन बराबर भाग में बांटा, जिसको हम लोग ओ नाम से बोलेंगे इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट अर्थात किसी त्रिभुज के उसके कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को अंतःकेंद्र कहेंगे। तो इस अंतःकेंद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो जनरली हम लोग को कंपटीशन में पूछा जाता है, कहेगा कि इस कोण का मान निकालें, यानी कोण BOC, कहेगा कि कोण B और C का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलता है
तो कौन बी ओ सी का वैल्यू निकालिए। उस कंडीशन में कोई एक कुछ दिया रहेगा, ये इसके सामने का एंगल दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ ऐसा डाटा रहेगा जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से आप मदद से इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल रेस्ट, यानी इस दोनों का समद्वि भाजक यहाँ मिला, ये दोनों इंक्लूड हो गया तो बचा कौन, ए, तो ए का हाफ। उसी तरह अगर ये एंगल पूछेगा ए ओ सी तो 90, इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन बी इंक्लूड नहीं है तो हाफ ऑफ बी। उसी तरह से कौन ए ओ सी अगर पूछेगा तो 90 डिग्री प्लस रेस्ट कौन सा इसमें नहीं ऐड है, बी ऐड नहीं है, सॉरी ए ओ सी, ए दोबारा लिख दिया ना, ए ओ बी होगा, ए ओ बी, तो रेस्ट कौन सा नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और डायरेक्टली इजीली उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में कभी कभी तो ये याद रहेगा, अंतःकेंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलता है उससे हम लोग उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। और लंब केंद्र से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न पूछता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। बी ओ सी जो एंगल इंक्लूड नहीं रहेगा उसका हाफ 90 डिग्री में ऐड करेंगे तो वह मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी में कभी कभी बाह्य रूप से लिखेगा कौन का बाह्य समद्वि भाजक, ये तो कोनों का अंतर समद्वि भाजक था। इसी तरह पूछ देगा कि इस कौन का बाह्य समद्वि भाजक ओ है और ये एंगल कुछ दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा इसका मान निकाले, तो उसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस करना होगा, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल इसको माइनस करना होगा। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पर ये दे देगा 50 डिग्री, पूछेगा, बोलेगा कि त्रिभुज ए बी सी में कौन बी और कौन सी का बाह्य समद्वि भाजक ओ पर मिलता है, तो कौन बी ओ सी का वैल्यू निकालिए। तो बी ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, हम लोग सीधा इसको याद रखेंगे, कौन बी ओ सी बराबर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो 90 माइनस एंगल हाफ कितना है 50/2, यानी 90 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री आंसर हो जाएगा। है परिकेंद्र, अगला है परिकेंद्र। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह एक त्रिभुज खींचते हैं ए बी सी। अंतःकेंद्र में क्या था, कोनों का समद्वि भाजक जहाँ पर मिलता है उसे हम लोग अंतःकेंद्र कह रहे थे। अब परिकेंद्र में आएगा कि भुजाओं का समद्वि भाजक, इस भुजा को बराबर भाग में बांटेंगे तो एक बिंदु ऐसे खींचेंगे, मतलब एक लाइन ऐसे खींचेंगे, बी सी को समद्वि भाजित करेंगे तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और ए सी को समद्वि भाजित करेंगे तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो भुजाओं के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। फिर से परिकेंद्र का मतलब समझ लेते हैं, भुजाओं के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र मतलब होता है कि इसको, इस लंबाई, इसको एक केंद्र मानकर, इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि इस बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त अगर हम लोग खींचें तो तीनों ही शीर्ष उस वृत्त पर होगा। क्लियर हो गया, समझ लिए, क्या समझे। सबसे पहला परिकेंद्र मतलब क्या था, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलती है उसे परिकेंद्र बोलते हैं। क्लियर, दैट मीन्स इस बिंदु को केंद्र मानकर और तीनों भुजाओं की लंबाई को, मतलब एक वृत्त अगर खींचें तीनों बिंदु को लेते हुए, तीनों ही शीर्ष को लेते हुए हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा क्या कहेंगे कि तीनों शीर्ष को लेकर अगर वृत्त खींचा जाए तो उसका वो केंद्र होगा। मतलब अब क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये तीनों ही बिंदु समान दूरी में होगा, समान दूरी में होगा। चलिए, अगर अंतःकेंद्र के बारे में समझे हैं तो अंतःकेंद्र के बारे में भी हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो अंतःकेंद्र था, कौन समद्वि भाजक जो था
एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जो तीनों ही भुजाओं को स्पर्श करेगी, तीनों ही भुजाओं को स्पर्श करेगी। चलिए अब अगला है लंब केंद्र। लंब केंद्र जैसा कि हम लोग को इसके नाम से ही दिख रहा है कि लंब केंद्र कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष से यहाँ पर लंब डाले, इसके शीर्ष से यहाँ पर लंब डाले, और यहाँ से भी एक लंब अगर डालेंगे तो जो तीनों भुजाओं का जो तीनों इस लंब का जो होगा मिलान बिंदु, उसे ही हम लोग लंब केंद्र कहेंगे। अर्थात किसी त्रिभुज के उसके शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। इसमें एक पॉइंट भी याद रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज में ये शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। तो लंब केंद्र बहुत विशेष बात नहीं था कि शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाला गया लंब जहाँ पर मिलती है उसे हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। चलिए अब अगला जो है अगला है माध्यिका। चलिए इसके लिए भी एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो माध्यिका किसे कहेंगे? त्रिभुज के शीर्षों से उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे ही माध्यिका कहते हैं। फिर से क्या कहे? किसी त्रिभुज के शीर्ष से और उसके सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करने वाले बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को ही माध्यिका कहते हैं। यानी दोनों के मध्य बिंदु BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, और A और D को अगर मिला देंगे तो जो AD होगा इसे ही हम लोग माध्यिका कहेंगे। इसको और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि A से या किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर मिलने वाली बिंदु जो उस भुजा को बराबर भाग में विभाजित करती है माध्यिका कहलाती है। यानी AD यहाँ पर इसका माध्यिका हो गया। उसी तरह से अगर B से खींचा जाए, ये इसको समद्विभाजित करे और यहाँ पर इसको हम लोग D मान लें तो BE भी एक माध्यिका होगा। और इसी तरह यहाँ से भी अगर खींचा जाए और A भी बराबर है, इसको अगर हम लोग F मान लें तो CF भी हो जाएगा यहाँ पर माध्यिका। और इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे केंद्रक, जिसको हम लोग कभी जनरली G से इसको डिनोट करते हैं। तो माध्यिका में एक हम लोग नियम है जो कभी कभी पूछता है, उसको जानेंगे। जाना यही है अच्छा, माध्यिका तो ये हो गया ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। माध्यिका तो मेरा AD हो गया, लेकिन जो हम लोग क्योंकि बिंदु के बारे में जान रहे थे जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक के बारे में जाने, क्या जाने कि माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को या संगम को, या यूँ कहें कि किसी त्रिभुज के तीनों ही माध्यिकाएं संगामी होती है, यानी एक बिंदु से गुजरती है, और उस संगामी बिंदु को ही केंद्रक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में उसकी उसकी केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे बहुत सारा प्रश्न हम लोग आगे जा कर के सॉल्व करेंगे, कंपटीशन में पूछता भी है। क्या लिखे हैं कि किसी त्रिभुज में उसकी केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। यानी मान लेते हैं कि ये AD जो माध्यिका है और यहाँ पर जो G है तो 2:1 में विभाजित होगा। यानी ये 2 भाग होगा AG
और GD 1 भाग होगा। यानी AD जो है वो किस में चेंज होगा, AG और प्लस GD में लिख सकते हैं। तो ये हमेशा 2 भाग होगा और ये हमेशा 1 भाग होगा। कहने का मतलब अगर है AD, आपसे पूछेगा कि AD की लंबाई 27 मीटर है, ठीक है, पूछेगा AD की लंबाई 27 मीटर है तो AG कितना होगा। तो देखिए ये अनुपात का अगर हम लोग कभी प्रश्न को सॉल्व किए होंगे तो जानते हैं, उससे बना सकते हैं कि पूरा कितना है, AD है, यानी 1 और 1 3 भाग बराबर 27 है। तो AG मतलब 2 भाग, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 27/3 गुना 2, 9 या 27 यानी 18 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।